चिल्ड्रेन, अभी हम पढ़ रहे हैं आपका संधि। संधि यानी कि व्याकरण का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग जिसमें हम सीखते हैं वर्णों को किस प्रकार जोड़ा जाए। तो संधि का हमने पहला भाग देख लिया और उसमें इतना समझ लिया कि संधि का मतलब होता है वर्णों को जोड़ना, और जब वर्णों को जोड़ते समय उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, वह संधि कहलाता है। अब उस आधार पर हमने संधि को 3 हिस्सों में बांटा है। संधि के 3 भेद होते हैं। तो यहाँ संधि के तीनों भेदों के नाम हमने लिखे हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो ये तीनों ही संधि के रूप किस प्रकार से हम अलग अलग शब्दों के आधार पर इन्हें हम जानेंगे, यहाँ पर हम बताते हैं। अब स्वर संधि में क्या होता है, ये तो हमें शब्द के नाम से ही पता चल रहा है, संधि के नाम से, कि स्वरों के साथ ही शब्दों का निर्माण किया जा रहा है। किस प्रकार शब्दों का निर्माण किया जा रहा है, यानी कि जब भी इनमें परिवर्तन हो रहा है, विकार उत्पन्न हो रहा है, वो स्वरों के बीच में होगा। अब जैसे हमने उदाहरण लिया सो धन अधीन, सो धन अधीन, तो सो में छोटा अ और इधर है छोटा अ, तो छोटा अ मिलकर क्या बना, बड़ा। तो क्या बन गया, स्वाधीन। यानी कि यहाँ अ की आवृत्ति है, यहाँ अ की आवृत्ति, दोनों मिलकर क्या बने, बड़ा आ, स्वाधीन। तो स्वर संधि का पहला नियम हो गया, दो छोटे आ मिलते हैं तो बड़ा आ लगता है। और ऑब्वियस सी बात है, ये जब आप बड़ा आ बनाओगे तो यहाँ का आ हट जाएगा, ये अक्षर हटेगा, क्योंकि इसकी जगह आप उसकी मात्रा लगा रहे हो। दूसरी बात ये गिरी, गिरी धन ईश, तो इसका अंतिम वर्ण क्या हुआ, छोटी ई की मात्रा। हमें नजर नहीं आ रही है, लेकिन यहाँ कौन सी मात्रा होगी, छोटी ई की मात्रा है इसमें, गिरी। और यहाँ कौन सी मात्रा है, बड़ी ई की, आपको दिख ही रही है। तो जब एक छोटा ई और एक बड़ा ई मिला तो बीच में क्या बना, बड़ी ई। तो दो छोटे लोग मिलकर एक बड़ा इंसान बन सकता है, लेकिन अगर हम दो छोटे छोटे चीजें मिला रहे हैं, दो छोटे छोटे मिला रहे हैं, एक बड़ा बन गया, लेकिन जब दो ऑलरेडी बड़ा बड़ा मात्रा है, बड़ी मात्रा है, तो उस बड़े से बड़ा क्या होगा, बड़ी मात्रा ही है। तो यहाँ पर हमने छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा दोनों को मिलाया तो क्या बन गया, बड़ी ई। तो गिर ईश, गिरीश, ये नियम हो गया। आ बनता है, ई बनता है। ये कुछ नियम है जो हमें थोड़े याद रखने पड़ेंगे। फिर है परोपकार, तो पर धन उपकार, पर में आपने क्या देखा, रा के अंत में क्या है, अ की आवृत्ति है, फिर उ है, तो यहाँ का आ और यहाँ का उ, तो आ और उ मिलकर क्या बना, ओ। क्योंकि आप ना इसे अ में डाल सकते हो आ, क्योंकि अगली ध्वनि उ की है, ना इसे उ में डाल सकते हो क्योंकि पहली ध्वनि आ की है। इसलिए आप इन दोनों की मध्य ध्वनि यानी कि ओ, परोपकार, बीच की ध्वनि को लेते हैं। लास्ट शब्द हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे भानु, छोटा उ और यहाँ भी छोटा उ, तो ये दोनों छोटे उ मिलकर क्या बना दिया उन्होंने, एक बड़ा उ। पहला वर्ण का लोप हो जाता है, वो आपको दिखाई नहीं देता है। तो इस प्रकार आपने क्या देखा, स्व धन अधीन, यानी कि अ मिलकर उन्होंने बड़ा बनाया, पहला वर्ण का लोप हो गया, स्वाधीन। दूसरे में हमने देखा छोटा ई, बड़ी ई मिलके हमने क्या बनाया, बड़ी ई, गिरीश। पर धन उ, यानी अ और उ मिला के क्या बनता है, ओ, परोपकार, पहला वर्ण का लोप हो जाता है। फिर यहाँ छोटा उ और फिर छोटा उ, दोनों मिलके क्या बनाया, बड़े उ, और हमेशा उनकी मात्रा लग रही है, यानी कि वो वर्ण का स्वर का लोप हो रहा है। तो इस प्रकार स्वर संधि में हम जो भी परिवर्तन करते हैं स्वरों के साथ ही करते हैं, इसलिए वो स्वर संधि कहलाती है। अब बात करते हैं व्यंजन संधि की। व्यंजन, हमें पता पड़ रहा है कि व्यंजन संधि है तो हम जो परिवर्तन जो भी होगा वो वर्णों के, व्यंजनों के आधार पर ही होगा। तो यहाँ हमने देखा उत, त है अंत में, आ नहीं जुड़ा है। यहाँ हलंत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हलंत आपको दर्शा रहा है कि वहाँ पर अ ध्वनि नहीं है, यानी कि वो अक्षर आधा है, तो इसका अंतिम वर्ण ता ही गिनेंगे हम, ता ही मानेंगे, क्योंकि इसमें आ नहीं लगा है। तो त और ध, तो दा बने। तो यहाँ में ये याद रखना है, इसका ता और इसका थ मिलके बना द। कैसे, त थ द, तीसरा वर्ण उद्धार, ये नियम है, त द मिलकर ध मिलकर द बनता है, उद्धार। तो आपने क्या करा, आगे का शब्द वही रहेगा, ता की जगह ता किसमें परिवर्तित हो गया, तीसरे वर्ण में, तो थ द में परिवर्तित हो गया, उद्धार। अगला शब्द भी वैसा ही है, उत प्लस आहरण,
तो उत त है तो उत की जगह वो क्या बन जाएगा द। और आ की तो आ लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि हम आ की मात्रा लगा रहे हैं। तो इस प्रकार हमारा अगला शब्द क्या बन जाएगा उदाहरण त थ द, यानी कि ता को हमने किसमें परिवर्तित कर दिया द में। ये हमारे वर्णों को बदलने का नियम है। फिर है दिक, दिक दिक और गज। अब आप सोचिए यहाँ पर दिग्गज क्यों लिखा है, यहाँ पर तीसरा वर्ण क्यों नहीं है। तो यहाँ पर ये आगे वाला शब्द ऑलरेडी तीसरा वर्ण में परिवर्तित हो रहा है, तो का को भी हम तीसरे वर्ण में बदल रहे हैं। क ख ग आ गया तीसरा वर्ण, त थ द तीसरा वर्ण, तो यहाँ पर भी दी ग ज दिग्गज, इसको आपको किसमें बदल दिया हमने ग में। उसी प्रकार सम, अब यह तो अनुस्वर वाला शब्द है, तो अनुस्वर का प्रयोग तो हम जानते हैं। समकल्प, तो संकल्प हमने माँ की जगह उसके अनुस्वर का प्रयोग किया है। तो ये वाले नियम ये हमें क्या बताते हैं व्यंजनों में परिवर्तन को। तो आप ध्यान रखना है कि अगर द हो तो दा में बदलना है, कब बदलना है जब आगे अक्षर देखना है त थ द तो थ द अगर ना हो। अगर यहाँ पर तीसरा व्यंजन ऑलरेडी दिया हुआ है तो वही वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं अगले संधि की, जो है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में बहुत कुछ शब्द होते हैं थोड़े से, और उनमें यहाँ पर दो ज़्यादातर हम स का प्रयोग करते हैं षटकोण वाले या श का, और र, तीन ही चीज़ों का प्रयोग होता है, श या र। अब यहाँ पर हमें विसर्ग संधि में शब्द जब तोड़ते हैं तो विसर्ग लगाने पड़ते हैं, और अगर संधि करनी होती है तो विसर्ग वाले शब्दों को जोड़कर की जाती है, यानी कि विसर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका है। विसर्ग होता क्या है, ये दो डॉट जो होती है, दो बिंदियां जो ऐसे हम लगा रहे हैं वो विसर्ग कहलाते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं नी प्लस चल, निश्चल, तो ये वाला जो विसर्ग है वो श में परिवर्तित हो जाता है, निश्चल। सेम थिंग यहाँ पर हमने देखी नी प्लस चिंत, निश्चिंत, श में परिवर्तित हो गया है। अब द के साथ है इसलिए वो किसमें परिवर्तित होता है, दु प्लस कर, दुष्कर। ये जो है ये वाला इसके जगह पर आप श का प्रयोग करें, यहाँ पर ये वाला श प्रयोग किया है और यहाँ पर षटकोण वाला शब्द, दु प्लस कर्म, दुष्कर्म। इसी प्रकार से नी प्लस कर्म, निष्कर्म, दु प्लस विकार, दुर्विकार। तो रा का प्रयोग करते हैं या ये शा का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, आपकी जो टेक्स्ट बुक के अंदर जो आपने उदाहरण काफ़ी सारे दिए गए हैं, आपको क्या करना है, बेटू टेक्स्ट बुक के सारे उदाहरण करने हैं और उनको सबके पीछे जो नियम है, मतलब कौन कौन से शब्दों को जोड़कर नया शब्द बना है, उन शब्दों को आपको देखना है, ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है वो जितना आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ पर पेज नंबर 17 और 16 और 17 में आपके ग्रामर की बुक में पूरी तालिका दी गई है, इस प्रकार से शब्दों को दिया गया है। तो आप एक जैसे 4-4, 6-6 शब्द हैं वो अभ्यास कर सकते हो यहाँ पर। तो आप लोगों को यहाँ पर इस वर्ष हम कितना सीखेंगे, इन संधियों को, शब्द दिए जाएंगे आपको संधि करने को आएगा या संधि करी हुई आएगी उसे तोड़ने को आएगा। अब आप सोचोगे तोड़ना क्या होता है, अभी तक आप जो ये शब्द कर रहे हो, ये शब्द का मतलब क्या है कि अगर आपको इस वे में लिख के दिया उत प्लस धार, उद्धार, तो अगर हमने इतना लिख के दिया और आपसे कहा है कि संधि करो, यानी कि आप ये दोनों को शब्द को जोड़कर उसका आंसर शब्द लिख देंगे, उद्धार, वो कहलाएगा संधि करना। लेकिन अगर हमने आपको कहा संधि विच्छेद करो, विच्छेद का मतलब तोड़ना, जैसे वर्ण विच्छेद में हम तोड़ते थे, तो उस जगह पर हम आपको क्या करेंगे, संधि विच्छेद करने के लिए हम आपको ये शब्द दे देंगे उद्धार, हम आपको सिर्फ लिख के दे देंगे स्वाधीन, और आपसे कहेंगे संधि विच्छेद करो, तो आप लिखोगे सोधन अधीन, स्वाधीन। अगर आपको शब्द दिया जाएगा दो टुकड़े में स्प्लिट करके तोड़ के लिखना है तो वो संधि विच्छेद करना कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संधि विच्छेद करना। और अगर आपको ऑलरेडी प्लस लगाकर दिया गया, जोड़ का निशान लगाकर कि स्वधनाधीन क्या होगा, उसकी संधि कीजिए, तो आप लिखोगे स्वाधीन, संधि करना यानी जोड़ना, संधि विच्छेद करना यानी शब्द को तोड़ना। एक प्रकार ये होगा। दूसरे प्रकार में आपसे उसके भेद पूछे जा सकते हैं। आपको कोई शब्द दिया रहेगा, आपको पहचानना होगा कि ये कौन सी संधि का उदाहरण है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है टेक्स्ट बुक के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको कर लीजिए। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि स्वर संधि में हमेशा बीच के वर्णों की ही जो परिवर्तन होता है स्वरों में होता है, और स्वरों के जगह पर उनके वर्ण न लिखकर उनके मात्राओं का ही प्रयोग
किया जाता है और हमेशा बड़ी वाली मात्रा में ही परिवर्तित करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, त के साथ ध, तो थ थ द, तो यहाँ तीसरा वर्ण की आवृत्ति आती है, तीसरा वर्ण में परिवर्तित कर देते हैं हम, और जिसमें ऑलरेडी तीसरा वर्ण है तो वहाँ पर उस वर्ण की आवृत्ति 2 बार हो जाती है। ठीक, तो ये यहाँ व्यंजन संधि में ध्यान रखना, और विसर्ग में हमें सिर्फ 2 ही चीजें ध्यान रखनी होती है, या तो श का प्रयोग हो रहा है, षट्कोण वाले श और शक्कर वाले, और कहीं कहीं पर हम रा का प्रयोग भी कर रहे हैं। इसके बहुत थोड़े से ही उदाहरण दिए गए हैं। तो इस कक्षा में हमें संधि जानना होगा, संधि के प्रकार जानने होंगे, उनको तोड़ना शब्दों को, उनको बनाना, और अगर आपको संधि शब्द दिया गया है तो आप उसको पहचान पाओ कि ये कौन सी संधि है। तो जैसे यहाँ देखने से आपको पता लगेगा, इन सारे शब्दों में आप मात्राओं से पहचान सकते हो कि इन सारों में मात्राओं से ही वर्ड को हम तोड़ के पता लगाएंगे। अब जैसे कोई शब्द दिया था, आप उसको तोड़ के देखो, तब आपको पता लगेगा कि वो संधि का कौन सा शब्द है। जैसे हम लोग कहा परोपकार, तो आप सोच सकते हो परोपकार, तो ओ कहीं बड़ी मात्रा आ रही है, पर और उपकार को अलग कर सकते हो, तो ये स्वर संधि होगी। अब यहाँ पर आप उदाहरण है, तो अब उदाहरण में आपने क्या कहा, यहाँ एक उदाहरण शब्द से याद आया कि आपको यहाँ पर आप सोचो कि यहाँ भी तो स्वर है, यहाँ भी तो स्वर है, इसको स्वर क्यों नहीं बोल रहे। स्वर के लिए जरूरी है दोनों तरफ स्वर होना, स्वर संधि के लिए जरूरी है दोनों तरफ, दोनों शब्दों में स्वर होना, यानी कि इस शब्द का अंतिम वर्ण जो हम चेंज करते हैं वो अंतिम वर्ण और इसका पहला वर्ण स्वर हो तो ही वह स्वर संधि है। लेकिन यहाँ पर पहला वर्ण क्या है, व्यंजन, इसलिए यह स्वर संधि नहीं होगी। अब लास्ट में इसमें विसर्ग संधि में तो आप शा मिलेगा, आधा श और र, तो देख के समझ आएगा आपको कि यहाँ पर हमने किसका प्रयोग किया है, विसर्ग संधि का प्रयोग किया है। विसर्ग का होना तोड़ते समय और संधि विच्छेद करते समय विसर्ग लगाना बहुत आवश्यक है। तो इस पाठ को सिर्फ समझने की आवश्यकता है, तो आप ध्यानपूर्वक इस पाठ को पढ़िएगा। इसमें दिए गए हर एक अभ्यास को, टेक्स्ट बुक में जो दिए शब्दों को वो याद कीजिएगा और उनको तोड़कर उनके शब्दों को निर्माण कर खुद देखिएगा कि कहाँ पर वर्णों का परिवर्तन किस प्रकार हो रहा है। जितना आप अभ्यास करोगे ये आपको उतना आसानी से समझ आएगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो डेफिनेटली हम आपके वो उन डाउट्स को क्लियर करेंगे, उन समस्याओं यानी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप हमसे मिल सकते हो, ऑनलाइन क्लास में जुड़ते हैं तो वहाँ भी आपसे इससे जुड़े हुए कोई प्रश्न होंगे तो उनकी चर्चा कर लेंगे, उनको जान लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको इसको अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आगे की क्लास में जाकर आप इस संधि के और भी सब उप टाइप जो कहते हैं ना, सब टाइप्स होते हैं, उपभेद होते हैं, वो जानोगे। लेकिन अभी आपको सिर्फ इनको पहचानना ही सीखना है। इसी उम्मीद के साथ कि आप अध्ययन कर रहे हो और पूरा टेक्स्ट बुक के साथ में नोटबुक में उनका अभ्यास भी करेंगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो फिल करने की चीज़ें हैं वो टेक्स्ट बुक में फिल करेंगे और कॉपी में लिखने के लिए जैसे हमने पहले दिया था परिभाषा उदाहरण वो लिखेंगे और ये वाले उदाहरण लिखबद्ध कर लेंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली क्लास में अगले मॉड्यूल के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बेटा।